आज बच्चों हमें चैप्टर स्टार्ट करना है केमिकल बॉन्डिंग, जो हम एस्टेट के लिए पढ़ेंगे। पहली बात तो आप पेन कॉपी लेके बिल्कुल अच्छे से बैठेंगे और सिर्फ बैठना नहीं है, जो भी पॉइंट बोले जाएं जो मेन होंगे अच्छे से आपको लिखने हैं। ठीक है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कई सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के नहीं, कोई और जो क्वेश्चन होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसको सॉल्व करने में भी ये चैप्टर हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और बच्चों, अगर आपको चैप्टर मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर वो आपको समझ में आ जाता है तो एक बार आप ज़रूर कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि मुझे आप मेरे सामने तो है नहीं, मुझे पता तो लगता नहीं है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो एक कमेंट, और आपकी इच्छा हो, आपका मन करे तो लाइक कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप कर दें। ठीक है, और आपका मन हो तो शेयर कर दें, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पसंद आए तो आप करें, पर मुझे बता ज़रूर दें कि ये चीज़ ठीक थी और यहाँ पे कमी थी। ठीक है बच्चों? और ध्यान से समझिएगा, सारे जो पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो केमिकल बॉन्डिंग में 2011 से लेके और 21 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। ठीक है? अब देखो, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइप ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड कैसा होता है। बॉन्ड आपको पता है कि हम 3 तरीके के पढ़ते हैं। एक कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, और एक कोवेलेंट और एक डेटिव। 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवेलेंट में शेयरिंग होती है, डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही बोला जाता है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है बच्चों? कोऑर्डिनेट में होता है कि एक कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, क्या कर देगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। सिर्फ एक ही करने वाला है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, सिर्फ एक ही करेगा। एक ही मतलब कि मान लीजिए आपके पास 2 मेंबर हैं, ए और बी। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर देगा? उसको डोनेट कर देगा, किसको? दूसरे मेंबर को। इसको एरो से शो किया जाता है। और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है या डेटिव बॉन्ड बन जाता है तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर लेविस डोर स्ट्रक्चर टॉपिक होता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हमसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है 2011 से 21 तक। इसमें क्या है कि भाई जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप जो भी आपके पास एलिमेंट है उसके आउटर में आप बना देते हैं। जैसे सोडियम है, उसके पास लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक बना दोगे। क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 आप ऐसे बना दोगे। ठीक है, ये लेविस डोर स्ट्रक्चर है। फिर है ऑक्टेट और डुप्लेट, 2 रूल है हमारे पास। ऑक्टेट मतलब कि सब क्या चाहते हैं? अपना ऑक्टेट पूरा करना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। डुप्लेट रूल क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम इनके पास क्या है? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये डुप्लेट पूरा करना चाहता है, ऑक्टेट पूरा नहीं करना चाहता। फिर बात आती है लैटिस एंथैल्पी की, कि एक तब लैटिस बनती है तब उसमें जितनी एनर्जी बाहर निकलती है उसको आप लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी आप बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें इफेक्ट डालती हैं? अगर आप देखो कि अगर जो कैटायन और जो मतलब आपके पास जो भी क्या होता है, आयन होता है, अगर उस पे चार्ज क्या होगा बच्चों? ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है NaCl, CaCl2 और MgO का। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, मतलब कंबाइन होगा, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो यहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। यही लैटिस एनर्जी हम बोल रहे हैं। पर ज़्यादा किस में निकलेगी? MgO में, क्योंकि ये भी डाइवेलेंट है और ये भी क्या है? डाइवेलेंट है। ठीक है, तो जिस पे ज्यादा चार्ज होगा वहां एनर्जी भी ज्यादा निकलने वाली है। ठीक है, फिर साइज की बात आती है कि जितना साइज क्या होगा बच्चों? एक तो मान लो Na है, उसके साथ Cl है, एक Na है और एक Br है। साइज का डिफरेंस कम होना चाहिए। एक छोटा है और एक बहुत बड़े साइज का है, तो वहां पे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, ये क्या थी जो हमने लेटिस एंथैल्पी देखी। फिर आती फॉर्मल चार्ज की। अब ये बात ध्यान से समझना। देखो, अब चार्ज किसी चीज के ऊपर कब आता है? या तो आप ये समझते हैं कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या फिर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तभी आप क्या कहते हैं? भाई किसी चीज के ऊपर चार्ज आता है। ठीक है, जैसे आप ओजोन बनाएं, ओजोन आप ये ऐसे बना देते हैं कि भाई यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड बनता है बच्चों। ये वाला जो होता है ये क्या बनता है? डेटिव बॉन्ड बनता है। मतलब ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर कितने हैं? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर में, और यहाँ पे ये एक लोन पेयर है और यहाँ पे 2 ही हैं। आप सबको पता है ऑक्सीजन भाई 2 अपने बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। इस ऑक्सीजन ने तो 2 ही बॉन्ड बनाए, मतलब ये नॉर्मल अपने उसमें है। इस ऑक्सीजन ने देखो बच्चों 3 बॉन्ड बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन भी अपना डोनेट किया है।
ठीक है। और इसने एक क्या बनाया है अपना, एक बॉन्ड बनाया है और उसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है। वैसे तो ऑक्सीजन के पास आपको पता है ना मोस्टली 2 रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव। ये तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया हुआ है। 2 बनाने चाहिए थे, 3 बनाया हुआ है और ये एक कम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपको क्या निकालना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी जैसे ऑक्सीजन है, आप चार्ज निकालने की बात हो रही है, चार्ज निकालने की, फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिख दोगे भाई ऑक्सीजन है, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आप इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 8 एटॉमिक नंबर होता है ना, क्या लिखते हो 1s2 2s2 और यहाँ पे आप लिखते हो कि 2p, यहाँ पे हो जाता है आपके पास 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन लिखोगे, माइनस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं बच्चों कि कितने लोन पेयर हैं। जैसे यहाँ पे कितने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हैं 6। तो आप देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। फिर करना है माइनस हाफ ऑफ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 2 ही होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप यहाँ पे कर दोगे 2, ठीक है। तो ऐसे क्या निकाला जाता है, फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन पूछा नहीं गया है पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे फजान्स रूल, ये बहुत ध्यान से समझेंगे, मतलब बहुत ध्यान से देखिए। फजान रूल क्या कहता है कि भाई एक तो पोलराइजेशन होता है, क्या होता है, पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन होता है, एक पोलराइजेबिलिटी होती है, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन या पोलराइजिंग पावर, ठीक है। देखो तब भी जैसे आप Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की बात करते हो, ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन है, ठीक है। जो कैटायन भाई एनायन के तब पास जाता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उसको मतलब डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, ये कहलाती है पोलराइजिंग पावर। क्या कहलाती है बच्चों, पोलराइजिंग पावर। पोलर करने की जो पावर होती है, पोलराइजिंग पावर। और जो एनायन की अपने आप को डिस्टोर्ट करने की जो एबिलिटी है वो कहलाती है पोलराइजेबिलिटी। देखो एनायन है ना और एबिलिटी में ए भी आ रहा है, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को पोलराइजेशन बोला जाता है। अब ये काम क्या काम का है ये बताता है, कोवेलेंट और आयनिक नेचर को, ठीक है। अब बात ध्यान से समझिएगा कि जितना छोटा कैटायन होगा, कैटायन क्या होगा बच्चों, कैटायन जितने छोटे साइज का होगा, ठीक है, स्मॉल होगा, और एनायन जितना बड़े साइज का होगा, एनायन क्या बच्चों, एनायन जितने बड़े साइज का होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। बोलो बात समझ में आई। जैसे आपके पास एक है लिथियम आयोडाइड और एक आपके पास भाई है सोडियम आयोडाइड, ठीक है। कोवेलेंट नेचर ज्यादा किसका होगा, कोवेलेंट ज्यादा नेचर होगा लिथियम आयोडाइड का, ठीक है। मैंने बोला जितना छोटा कैटायन होगा और जितना बड़े साइज का एनायन होगा उतना ज्यादा वहां पे कौन सा कैरेक्टर होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वैसे नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये पूछे गए हैं, ध्यान से लिख लेना। और फिर क्या है कि आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा भाई, कैटायन तो होना चाहिए बड़े साइज का, एनायन होना चाहिए छोटे साइज का, ये हो जाएगा आयनिक कैरेक्टर। जैसे कि बच्चों अगर आपके पास यहाँ पे आपके पास मान लीजिए लिथियम से तो बड़ा ही हो गया सोडियम, या उससे बड़ा हो गया अपने पास पोटेशियम या फिर फ्रेंशियम और ये सीजियम, ये सारे जो आ जाते हैं, तो वो उतने ज्यादा क्या हो जाएंगे बच्चों, आयनिक हो जाएंगे। और यहाँ पे एनायन आपके पास क्या होना चाहिए, छोटे साइज का होना चाहिए, ये फजान्स रूल कहता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पोलराइजेशन, ये तो पूरा टोटल प्रोसेस हो गया, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी एबिलिटी एनायन, एनायन की होती है, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई है। फिर यहाँ पे एक चीज आपको, जो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हो कि जो ज्योमेट्री, जो सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अपने कान बिल्कुल बहुत ध्यान से सोच समझ के, यहाँ पे चाहे 15 मिनट लगे चाहे 20 मिनट, यहाँ से 3 क्वेश्चन आराम से, 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कोई भी जो आप ज्योमेट्री सोच सकते हो वो हो सकती है भाई लीनियर, कोई चीज हो सकती है, क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है। लीनियर में यहाँ पे सेंटर एटम होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, और ये एंगल हो जाता है 180 का, ठीक है।
जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या हो कि भई मान लीजिए आपके पास हो BeCl2 आप एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? ये क्या होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है? ये 3 है, ये 4 है। इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेज़ेंट हैं। तो आपने बनाया भई Be 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपने क्या बना दिया, आप Cl2 बना रहे हैं, 1 Cl यहाँ पे और 1 Cl यहाँ पे। तो ये कौन-सी आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगी? ये बन जाएगी आपके पास लीनियर और एंगल हो जाएगा 180 का, ठीक है? यहाँ पे कोई आपको और कोई चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही, सेंटर एटम पे कोई लोन पेयर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो होना भी नहीं चाहिए, ठीक है? उसके आउटर में 2 ही होने चाहिए, 2 ही बॉन्ड बनाएगा, तभी लीनियर बनने वाली है। क्या बात आपको समझ में आ गई? और आपको साइड वाले एटम का कोई लेना-देना नहीं है, आपको सेंटर वाले का काम है बच्चों, उसके पास लोन पेयर नहीं होने चाहिए। क्या दिमाग में बात पड़ गई है? ठीक है। अब देखो, अब ये तो हो गई कि भई जो सिंगल मतलब कि जिसके पास भई 2 ही इलेक्ट्रॉन थे और वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लीनियर हो गया। फिर आ जाती है कि भई जो 3 बॉन्ड बनाए, जैसे आप फैन को अज़्यूम कर सकते हो, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर, ऐसे ही तो होता है ना? ये ट्रायंगल ही हो गया, ये प्लेनर उसमें। अब यहाँ पे क्या होगा भई 3 इलेक्ट्रॉन हों, जैसे AlCl3 है, एल्यूमीनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भई ये Cl हो गया और ये Cl हो गया और यहाँ पे Cl, ठीक है? बात समझ में आ रही है? इसको आप क्या बोल देते हो? ट्रायंगुलर प्लेनर बोल देते हो, ठीक है? अब यहाँ पे बात क्या है कि यहाँ भी कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और कोई डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, 3 का मतलब 3 ही है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे साथ में बच्चों एक तो ये सारा कांसेप्ट बताया था वेस्पर थ्योरी ने, ठीक है? उसने क्या कहा कि भई ये आप ऐसे भी तो बना सकते थे ना कि भई 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये ऐसे ही क्यों बनाया? 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बनाया, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। उनमें एंगल जो होता है वो 120 का होता है। ये सारे एंगल कितने हैं? 120 के होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो उसने यही बताया था कि जो तब इलेक्ट्रॉन अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं मैक्सिमम रिपल्शन पे, तो वही हमने नहीं बनाई ये ज्योमेट्री, ये मॉलिक्यूल खुद बना के बैठा, हमने तो पढ़ी हैं और यहाँ पे छाप दी हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? फिर यहीं पे ही मैं अलग से नहीं पढ़ाऊँगी, यहीं पे साथ-साथ कांसेप्ट आता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी नहीं है बच्चों, सिर्फ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ये कैसे हुआ? जैसे मैं CH4 का आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, किस चीज़ का? CH4, ठीक है? मीथेन हमारे पास है, शांति रखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। मीथेन आपके पास है, मीथेन में क्या चीज़ है कि भई कार्बन है, कार्बन की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2, 2s2 और ये हो जाता है 2p2, ऐसा ही है। पर मुझे हाफ फ़िल्ड चाहिए, कितने ऑर्बिटल? 4, क्योंकि हाइड्रोजन को आना है, हाफ फ़िल्ड होना ज़रूरी है, ठीक है? तभी वो अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन देंगे, शेयर करेंगे, तब वो चीज़ बन पाएगी, ठीक है? मेरे पास तो अभी सिर्फ p खाली है, p हाफ फ़िल्ड है ये, ऐसे 2। तो हमने क्या किया कि भई जो 2s वाला था, इसका 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एनर्जी देके जंप यहाँ करवा दिया। अब देखो 1, 2, 3 और 4, 4 ऑर्बिटल हाफ फ़िल्ड हो गए हैं, ठीक है ना? और ऐसा क्यों कराना पड़ा? क्योंकि भई हाइड्रोजन 4 हैं, उसको अब जो हाइब्रिडाइजेशन वाला जो कांसेप्ट है, हाइब्रिड मतलब कंबाइन कर देना। अब ये हाइड्रोजन 4 हैं, तो कौन से 3 ऐसे होंगे भई जो p वाले के पास जाएँगे और कौन-सा चाहेगा भई s वाले के पास जाएँ, क्योंकि s की और p की एनर्जी में डिफरेंस है और h तो सारे एक ही जैसे हैं, इनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, पर s और p ऑर्बिटल में तो डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है ना? इन दोनों की एनर्जी में तो डिफरेंस है। तो इसी वजह से कांसेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन का कि भई ये पंगा ही खत्म कर दो कि कौन s के पास जाएगा, कौन p के पास जाएगा, इनको मिक्स कर दो। इन सब की एनर्जी बराबर हो जाएगी। इनको मिक्स कर दो, इनकी एनर्जी बराबर हो जाएगी। अब ये H किसी के पास भी जाए, बात बराबर रहेगी। ये हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है? कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब साथ-साथ में हम ज्योमेट्री के साथ उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देखते जाएँगे, ठीक है? अब देखो, अगर जो मैंने लीनियर जो हमने बताई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? जितने आप बॉन्ड है ना, उतना गिन लो। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है भई? sp हो सकती है, sp2 हो सकती है, sp3 हो सकती है, sp3d हो सकती है, sp3d2 हो सकती है, sp3d3 हो सकती है या फिर
DsP2 हो सकती है, DsP2। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन है। आपको ये पता लगा कि भाई एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ, एक बॉन्ड यहाँ पे, मतलब 2 बॉन्ड बने होंगे, तो 2 ही ऑर्बिटल चाहिए होंगे। क्या यहाँ पे कहीं 2 ऑर्बिटल हैं इन सारी हाइब्रिडाइजेशन में? बिल्कुल नहीं, सिर्फ यहाँ पे हैं एक s और एक p, मतलब लीनियर वाले की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब मुझे कितने ऑर्बिटल चाहिए? 3 चाहिए। क्या sp2 में 3 है, एक s का और 2 p के, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन काउंट कैसे की जाती है? लोन पेयर प्लस में सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन होती है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। बात समझ में आ गई? लोन पेयर प्लस में सिग्मा बॉन्ड, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए आप में, और तब आप आराम से स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ उसका फटाफट बता सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो। अब क्या ऑप्शन हो सकता है भाई? ये तो एक आइडियल स्ट्रक्चर हो गई भाई, 3 वहां पे इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने बॉन्ड बना लिया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई है। ठीक है, अब अगर क्या किया जाए कि भाई सिर्फ अब जो एक तो लोन पेयर बच जाए और 2 बॉन्ड पेयर रहें, मतलब 2 बॉन्ड रहें, और एक वहां पे क्या आ जाए भाई, इसको हटा दिया जाए और यहाँ पे आ गया, उसकी जगह लोन पेयर बॉन्ड नहीं बना है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वी शेप। देखो लग, इसको ये रटने की जरूरत है नहीं, ये लग ही रहा है वी शेप का, लग रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे अब बच्चे सोचेंगे भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? बच्चों इसकी भी sp2 ही होगी, क्योंकि मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, 1 2 और 3, sp2 ही तो होगी, कुछ और चीज तो नहीं होगी। अच्छा, ये किस में हो सकता है? जैसे हम SO2 की बात करें, किसकी? SO2। अब देखो, आपको इतना दिमाग होना चाहिए, आप कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो भाई। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हमने ये बना दिए। ठीक है, इतना हमें पता था। सल्फर के पास आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर में 6 होते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज किए, 2 यहाँ पे, 4 हो गए, एक लोन पेयर बच गया होगा। तो ये कौन सी शेप है? ये कौन सी है बच्चों? वी शेप ही तो है। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाइब्रिडाइजेशन आपको पता लग गई होगी, सिग्मा प्लस में लोन पेयर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भाई अब ये तो हम बात कर रहे थे 3 की, अब इससे आगे तो नहीं बन सकता इसमें कि भाई एक और हटा दें, फिर तो क्या ही बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो कंसेप्ट आ जाता है भाई, वो अगर क्या हो जाए, ये 4 हो जाए। ठीक है, अब ये बन जाए टेट्राहेड्रल, मतलब सेंटर एटम यहाँ पे, एक कोई बॉन्डिंग यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, जैसे मैंने अभी CH4 का एग्जांपल हमने लिया, CH4 का, इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3, 4 चाहिए ना मुझे, 3 ये और एक s का। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसका एंगल कितना था? 120 का, यहाँ पे एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, तो 4 जहां पे भी, मतलब आउटर में जिसके भी ऐसे ये 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो आइडियली ऐसी स्ट्रक्चर बना लेगा, चाहे उसमें आपका CH4 हो या NH4 पॉजिटिव हो, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, फिर क्या हो सकता है बच्चों कि ये हटके इसको हटा दो और यहाँ पे लगा दो लोन पेयर। ठीक है, क्या लगा दिया? लोन पेयर। जैसे हम बात करते हैं NH3 की। ठीक है, क्या रहेगी NH3 में? देखो NH3 में भाई 5 उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 का ये बॉन्ड बना लिया, एक ये लोन पेयर। ये कौन सी, मतलब क्या बन गई? इसको बोलते हैं आप ट्रायंगुलर पिरामिडल या ट्रायंगल पिरामिडल, आप या नॉर्मल पिरामिडल स्ट्रक्चर आप इसको बोलते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन फिर से क्या है इसकी? sp3 ही है। एंगल ये जो रहता है बच्चों, ये रहता है 107 डिग्री का। कितना? 107 डिग्री का। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? ठीक है, और अब क्या हो सकता है कि भाई एक और ये बॉन्ड हटके और यहाँ पे कहीं लोन पेयर आ जाए, कोई ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए जैसे H2O में है बच्चों। किसमें है? H2O में। H2O में कैसे भाई? ऑक्सीजन सेंटर एटम है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। इसको क्या बोलते हैं? इसको बेंट शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंट। ठीक है, ये झुका हुआ है ना, कई बार इसको वी शेप या बेंट दोनों में यूज कर लिया जाता है। बेंट शेप इसको बोला जाता है। इसका एंगल रहता है बच्चों 104। ये दोनों एंगल याद रखने हैं, ये 109 है, ये 107 है, और ये कितना है? 104। ठीक है,
बात समझ में आ गई है आप सबको? फिर जो सबसे जिस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जो ज्योमेट्री हमारे पास है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कैसी है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है? और इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे। टेट्राहेड्रल तक तो कितनी थी? sp3 थी। अब कितनी हो जाएगी? अब मुझे 5 चाहिए, तो क्या हो जाएगी? sp3d, ठीक है? क्या हो जाएगी? sp3d यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि 3, 4 और ये 5, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि भई ये कौन-सा d वाला ऑर्बिटल है, क्योंकि d के ऑर्बिटल तो 5 होते हैं, तो यहाँ पे dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज़ होता है। कौन-सा? dz स्क्वायर। अब ट्रायंगुलर जो बाइपिरामिडल है उसको देखो, वो कुछ ऐसी लगती है। सेंटर में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पंखा, पंखा आप बनाते हो ना ऐसे, ये फैन है और एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं बच्चों, इक्वल जो ये 3 बॉन्ड है ना, जो फैन जैसा दिख रहा है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और ये एक्सियल बॉन्ड होता है। कौन-सा? एक्सियल बॉन्ड। ये जो ये ये बॉन्ड है ना एक्सियल, इनका इक्वेटोरियल के साथ है 90 का एंगल। कितना है? 90 का। और ये जो एंगल है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, 120 का है। क्या है? 120 के ये एंगल है, ठीक है? ये कौन-सा? एक्सियल। और ये कौन-सा है? इक्वेटोरियल, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ये जो अभी बताया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, ठीक है? अब ये क्यों बताया जा रहा है आपको, ये भी ध्यान से समझें कि जो लोन पेयर तब आपको रखने हैं, तब लोन पेयर आपको रखने हैं, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है, लोन पेयर में, तो वो आप कहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे? इक्वेटोरियल पोज़ीशन पे रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल 120 है। क्योंकि जिसमें ज़्यादा रिपल्शन होती है, मतलब 2 बच्चे जो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, उनको कोशिश करोगे ना दूर-दूर रख दो, पास में तो नहीं रखोगे, उनको दूर-दूर रखने की कोशिश करोगे, तो वो इक्वेटोरियल पे रखा जाता है, ठीक है? बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। जैसे जहाँ भी 5 बॉन्ड बनने होंगे, जहाँ प्रॉपर 5 बॉन्ड बनने होंगे, उसके लिए आप ये सोचोगे और कोई वहाँ पे लोन पेयर ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे पीसीएल 5 में है, ठीक है? 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना अपने फास्फोरस के पास, तो वो यही स्ट्रक्चर बनाएगा। भई बीच में ये पी है, यहाँ पे सीएल है, ये सीएल है, ये सीएल, ये सीएल और यहाँ पे भी सीएल, ठीक है? अगर बच्चों ये पाँचों मतलब सेंटर एटम अपना कुछ होगा और पाँचों जो साइड में लगे हुए हैं, अगर वो सेम हैं, तो जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो लंबे होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है? अब अगर बात की जाए कि भई यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ना होके ये होता कि PCl3 और F2, तो ये जो फ्लोरीन है वो कहाँ रखा जाता? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप एक्सियल पोजीशन पे रखोगे, F यहाँ रखा जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या-क्या और ज्योमेट्री बन सकती हैं, क्या बन सकती हैं कि भई लोन पेयर आ सकता है, ठीक है? भई यहाँ पे ऐसे हो सकता है, मान लो हम यहाँ Cl ऐसे ही मानते जा रहे हैं और यहाँ पे अब वैसे तो यहाँ लोन पेयर बचने वाला है नहीं, इसमें तो नहीं बचेगा, हम सल्फर वाला ले लेते हैं, जिसमें आप SF4 बना सकते हो, ठीक है? उसके पास बच जाएगा क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सल्फर और यहाँ पे आप क्लोरीन लगा लो या फास्फोरस ये फ्लोरीन लगा लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये लोन पेयर बचा। ये स्ट्रक्चर देखो, वो झूला आपने देखा होगा ना, वो ऐसे वाला, ठीक है? ये वैसी स्ट्रक्चर तो है, ये देखो, इसको हम सीसॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसॉ, ठीक है? बात समझ में आ गई? हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी। ये जो आप इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, ये जितने भी की पॉइंट बोले गए हैं सारे याद हो जाने चाहिए, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? अब बात करते हैं कि अब क्या हो कि अब 2 लोन पेयर क्या हो जाएँ, 2 लोन पेयर आ जाएँ। क्या आ जाएँ बच्चों? 2 लोन पेयर आ जाएँ, एक की जगह कितने आ जाएँ? 2, ठीक है? 2 कैसे? कि भई यहाँ पे भी जैसे आप ClF3 में कर सकते हैं। कैसे बनाएँगे? Cl आपको पता है ना? टोटल भई उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बना लो। ठीक है? कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1, 2, 3, 4 और भई हमें कितने 3 बॉन्ड हमें बनाने हैं। ठीक है ना? 4 और ये भई 5, ये 6 और 1 बॉन्ड यहाँ पे बन गया 7। ये स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दे रही है? ये क्या लग रहा है आपको? टी है ना? तो ये टी शेप हो जाता है। क्या हो जाता है?
टी शेप। आउटर इलेक्ट्रॉन बनाओ, जितने बॉन्ड बनाने हैं वो बना दो, जो लोन पेयर बच गए उस हिसाब से ज्योमेट्री देख लो, काम खत्म। ठीक है, अब देखो, अब बात आ जाती है कि हो सकता है कि भाई एक लोन पेयर और आ जाए। क्या हो सकता है कि एक लोन पेयर और आ जाए, जैसे XeF2 में है। Xe के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 होते हैं। आप 8 बना लो पहले, ठीक है, 8 बना लो कि भाई 1 2 3 4 5 6 और 2 बॉन्ड तो बनाएगा ही, तो 7 और 1 8। ठीक है, ये यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ भी फ्लोरीन। तो अब देखो ये कौन सी स्ट्रक्चर है? एक लाइन ही तो खींची हुई है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है। और लोन पेयर कितने हैं? 3 लोन पेयर है। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर बनानी है। फिर आ जाता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। क्या आ जाता है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। 6 बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे, मतलब सेंटर में एक एटम रहेगा, यहाँ पे ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इसमें जैसे SF6 है कि भाई यहाँ सल्फर है और यहाँ पे भाई ये फ्लोरीन फ्लोरीन आ जाएंगे सारी जगह पे 6। ठीक है, आपको आउटर इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना है, कितने बॉन्ड बना रहा है, और फिर जो लोन पेयर बचेंगे उस हिसाब से वो किस ज्योमेट्री में जा सकता है वहां पे उसको भेज दो। ठीक है, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर दो, सिग्मा प्लस में लोन पेयर, वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि भाई हो सकता है कि ये बॉन्ड हटके यहाँ पे लोन पेयर आ जाए, ये बॉन्ड हटके यहाँ पे क्या आ जाए? लोन पेयर आ जाए। तो उसको आप क्या बोलते हो? वो हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। क्योंकि देखो ये 4 बॉन्ड तो रहेंगे ना, ये स्क्वायर और ये एक बन जाएगा पिरामिड, तो उसको बोलते हैं हम स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, फिर क्या आ जाती है कि भाई दोनों लोन पेयर आ जाएं, यहाँ पे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बन जाता है, ये स्क्वायर प्लेनर ही तो है। क्या है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन का ध्यान रखना है। जैसे ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में 6 बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? भाई ये तो हुए 4, तो यहाँ पे D2। अब ये D वाले कौन से ऑर्बिटल हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे D होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा ऑर्बिटल रहेगा DZ²। sp3d में कौन सा था? DZ²। sp3d2 में ये वाला तो है ही, ऐड कौन सा हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान कैसे रखोगे भाई? 2 है ना, तो ऑर्बिटल कौन सा है? एक XY है, एक YZ है और एक ZX है, यही तो है। ये दो और किसी में तो नहीं आ रहा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ² दोनों में ये स्क्वायर आ रहा है ऊपर, इससे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, पहले स्क्वायर वाले आ रहे हैं, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। फिर अगर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन आपको दे रखी हो कि sp3d3 है, sp3d3 है, तो फिर कौन होगा? देखो ये दो तो होंगे ही, ये दो तो 100% होंगे, साथ में इनके साथ आ जाता है यही वाला XY। इनका स्क्वायर हटा दो, मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, साथ में XY हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? पर अगर हाइब्रिडाइजेशन बच्चों मान लो आपको दे रखी हो स्क्वायर प्लेनर की, स्क्वायर प्लेनर का यूज होता है डी, अंदर वाला DsP2 ये होती है, ये स्क्वायर प्लेनर में ये होती है DsP2, स्क्वायर प्लेनर की होती है DsP2। बात समझ में आ रही है? DsP2। तो यहाँ पे जो D यूज होता है ये होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ये। ठीक है, बोलो। और जो अपना क्या था sp3d, यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा था? Z²। ठीक है ना, देखो स्क्वायर प्लेनर है ना, ये स्क्वायर प्लेनर की होती है, तो ये स्क्वायर तो आएंगे ही इसमें। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ बना के आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे अपना जो वेस्पर वाला कंसेप्ट था ये खत्म हो जाता है। फिर आपको सिग्मा और पाई बॉन्डिंग में डिफरेंस ध्यान रखना है। देखो कुछ चीजें आपको बता देते हैं कि भाई जो सिग्मा है SS की कॉम्बिनेशन से बनता है, पाई ऐसे नहीं बन सकता है। ठीक है, सिग्मा SP से भी बन सकता है और PP से भी बन सकता है, पर जो पाई होगा वो अपना PP से ही बनेगा, D वाले से भी बनता है, वो अलग बात हो गई। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है बच्चों वो क्या होता है? वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, और जो उसका इलेक्ट्रॉनिक जो क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है, और यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है वो आराम से रोटेट कर सकता है, पर ऐसे पाई बॉन्ड जो है वो रोटेट नहीं कर सकता। और एक क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो स्टेबल नहीं होता, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये वीक होता है। क्या होता है बच्चों? वीक होता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग बनता है, जिसको एंड टू एंड ओवरलैप बोलते हैं। ये कई बार टर्म पूछी गई है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग किसको बोला जाता है? तो सिग्मा बॉन्ड को। और लेटरल ओवरलैपिंग किसको बोला जाता है? लेटरल जो ऐसे जो ओवरलैपिंग होती है वो किसको बोली जाती है? वो होती है पाई बॉन्डिंग। ठीक है, एंड टू एंड में आपने ऐसे देखा ना, ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही तो बनते हैं,
तो ये कौन-सी हो जाएगी अपनी सिग्मा बॉन्डिंग, दूसरी हो जाएगी पाई बॉन्डिंग। फिर बात आ जाती है बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी की, कि बॉन्ड तोड़ने में आपको कितनी एनर्जी चाहिए होती है। अब देखो किसी भी चीज़ का साइज़ जो बड़ा होता है उसको आप आराम से ब्रेक डाउन कर सकते हो। एक मैं आपको इतना सा कोई चॉक दे दूँ और एक बहुत बड़ा चॉक दे दूँ तो इसको आप आराम से तोड़ पाएँगे, इसको मुश्किल से तोड़ पाएँगे। मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड को, यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगती है। फिर बात आती है जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उस चीज़ को आप उतना आराम से तोड़ पाएँगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा रिपल्शन होती है, ठीक है? फिर आपको जो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड है उनमें डिफरेंस याद रखना होगा। क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट ये पूछा नहीं जाता मतलब आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। इनका जो आयनिक बॉन्ड है उनका हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, कोवैलेंट वालों का कम होता है, ठीक है? और आयनिक वाले क्या होते हैं, पोलर होते हैं जो कि ऑर्गेनिक में तो सॉल्युबल नहीं होते, इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल होते हैं। कोवैलेंट वाले इनऑर्गेनिक में क्या हो जाते हैं बच्चों, सॉल्युबल हो जाते हैं। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं किसमें, मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। कोवैलेंट वाले बैड कंडक्टर होते हैं। और आयनिक जो बॉन्ड होता है बच्चों वो नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शन, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अभी जो आपने ऊपर ये सारी स्ट्रक्चर पढ़ के आए हो ये सिर्फ कोवैलेंट वालों की स्ट्रक्चर पढ़ी है, आयनिक की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, वो डायरेक्शनल होता ही नहीं है, वो डायरेक्शनल होता ही नहीं है, तो वो आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करता। कोवैलेंट वाला आइसोमेरिज्म शो करता है और उसकी शेप होती है। आयनिक बॉन्ड वालों की कोई शेप नहीं होती कि वो ऑक्टाहेड्रल है, वो ये फलाना हेड्रल है, वो नहीं होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई ना? अब देखो, अब आपको थ्योरी जो पता होनी चाहिए वो एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मेन चीजें हैं। वैसे तो आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप यहाँ तक आए हैं तो आपको बेसिक सारा पता होगा। अब जो काम की बातें जो हमसे पूछी जाती हैं वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक तो केस होता है बच्चों नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन से पहले वालों का, एक नाइट्रोजन से बाद वालों का, ये केस जरूर आपको ध्यान रखने हैं। एनर्जी का जो मतलब कन्फिग्रेशन होती है उसको आप बहुत ध्यान से लिख लें। सबसे पहले तो किसको भरा जाता है भाई, 1s को, फिर एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है बॉन्डिंग, फिर 1s ये स्टार, ये एंटी बॉन्डिंग है। फिर आ जाता है 2s, फिर 2s स्टार, ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ठीक है? फिर आपके पास आ जाता है पाई, ये N2 वाले का है, नीचे हो जाएंगे आपके दो पाई वाले, फिर सिग्मा वाला, फिर वापस से आपके पाई वाले, फिर सिग्मा वाला, मतलब 2 1 2 1, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। ये है नाइट्रोजन से पहले वाले, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से पहले वालों में ये कन्फिग्रेशन रहेगी भाई। यहाँ पे पाई वाले आएंगे, यहाँ पे दो आएंगे और ये एक, मतलब ये पाई वाला है, ये पाई वाला है और ये सिग्मा वाला है, ठीक है? फिर यहाँ पे भी दो। अगर आप देखो ऑक्सीजन वाले में देखो तो क्या हो जाता है भाई, नीचे एक है, यहाँ पे दो थे ना, दो ऑर्बिटल थे, यहाँ पे एक है, ऊपर दो है, ये वाली सेम चीज है, ठीक है? यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज यहाँ हुआ है। क्या था, हमने लिखा था 2 1 2 1, ये था नाइट्रोजन में। यहाँ पे क्या है, 1 2 और 2 1 हुआ है, ऐसे, ठीक है? इससे आप ध्यान रख सकते हो। ये 2 1 मतलब मैंने पाई को कैलकुलेट किया है कि भाई दो ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है? अब आप इसको भरते कैसे हो और क्या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सबसे अच्छे से, तो आपको वो पता होनी चाहिए, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो कि अगर आपको हाइड्रोजन का ही भरवाया गया है, किसका, H2 का आपसे फिल करवाया गया है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन। तो आप कैसे बनाओगे भाई, 1s, फिर यहाँ पे 1s स्टार, तो दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले ऑर्बिटल में ही आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, बात समझ में आ गई है? और जहां पे आप ये देखो कि ये दोनों मान लीजिए फिल हो जाते, ये फिल हो जाते, मान लीजिए आप बनाते यहाँ पे He2, हीलियम 2, एक हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो हीलियम में चार हो जाएंगे, तो टोटल भाई दो तो मैंने यहाँ भर दिए और दो यहाँ पे चार। एक होती है चीज बॉन्ड ऑर्डर बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है बॉन्डिंग माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग के कितने हैं आपके पास, बॉन्डिंग के कितने हैं, दो हैं, एंटी बॉन्डिंग के भी कितने हैं, दो हैं, ये बच गया जीरो, और ये आपके पास आ गया कितना, हाफ। और हाफ इंटू में जीरो, जीरो ही आएगा किसी भी चीज का, तब बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो
तो क्या वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है? बॉन्ड ऑर्डर मतलब उनके बीच में बॉन्ड कितने हैं? जैसे N2 का मुझसे कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछे, मुझे पता है भई N2 ऐसे होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है? तो ये एग्ज़िस्ट कर रहा है, इसके बॉन्ड हैं। मैंने बोल दिया बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है, बॉन्ड ऑर्डर ही क्या है बच्चों? 0 है, तो मतलब उन चीज़ के बीच में कोई मतलब क्या नहीं है, बॉन्ड है ही नहीं। तो क्या आपको पता है He2 एग्ज़िस्ट करता है क्या? नहीं करता है। हीलियम, हीलियम के फॉर्म में ही एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? He2 फॉर्म में एग्ज़िस्ट नहीं करता है। क्या ये आपको बात समझ में आ गई? अब देखो, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये नेचर भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से आना। एक बार बच्चों फिर हम C2 की एक बार एमओटी का जो पूरा मतलब कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देखते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में कितने हो जाएँगे 12 टोटल इलेक्ट्रॉन ऐसे गिन लो, ठीक है? अब क्या होगा कि भई 2 हमने यहाँ पे भर दिए, 4 ये हो गए, 6, 7 और 8। फिर 8 तो हो गए, अब हमें और इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरोगे? भई आपके पास ये 2 ऑर्बिटल हैं, फिर यहाँ पे हैं 2 ऑर्बिटल ऐसे और 1 ऊपर, ठीक है? 8 हो गए थे, 9, 10 अब यहीं पे ही रहोगे क्योंकि हायर एनर्जी पे बाद में जाओगे, ठीक है? हायर एनर्जी पे बाद में जाओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएँगे भई ये 11 और ये हो जाएँगे 12, ठीक है? ऐसे आपको भरना है। तो C2 ये बताओ पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ठीक है? और जो बॉन्ड बनेंगे बच्चों देखो, ये जो दोनों बॉन्ड बनेंगे C2 में, ये कौन से बनेंगे? पाई बॉन्ड बनेंगे। कैसे बनेंगे? पाई बॉन्ड। तो ये पूछा जाता है C2 में जो बॉन्ड बने हुए हैं, वो कौन से बॉन्ड हैं? तो दोनों कैसे होते हैं बच्चों? पाई बॉन्ड। ये आपको दिख रहा है यहाँ से। तो एमओटी से ये सब कुछ क्लियर होता है। तो ऐसे ही आप बोरोन 2 की क्या होता है अपने पास? हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। 5 इलेक्ट्रॉन हैं। B2 में कितने हो जाएँगे आपके पास? ये हो जाएँगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपको 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 2, ये 2 4, ये 8 यहाँ तक हो गए। 8 यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। यहाँ पे आप ये 1, यहाँ 9 और 10, ठीक है? यहाँ पे ऐसे हो गया ना, ये 9 और ये 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं दोनों, अनपेयर्ड हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक निकाला जाता है, ठीक है? अगर ऑक्सीजन में हो जाता तो ऑक्सीजन आप देख लो, ऑक्सीजन में आपको कैसे भरना है? ऑक्सीजन में O2 एक ऑक्सीजन के पास अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के पास कितने हो जाएँगे? 16 हो जाएँगे। 16 कैसे भरने वाले हैं भई? 8 तो यहीं तक हो जाते हैं अपना, ठीक है? ये 1s, O2s वाला 8 यहीं तक हो जाते हैं। ये 9, 10 11, 12, 13, 14 14 यहाँ पे हो गए 14, 15 और 16 ठीक है? 16 हो गए। तो अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो यहाँ पे इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे कि ये कैसा है? ये पैरामैग्नेटिक है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है? जैसे यहाँ पे ये दे रखा है बच्चों आपको N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव इनका बॉन्ड ऑर्डर भी दे रखा है और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी दे रखा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक ये चीज़ आप पढ़ लेंगे यहाँ से, ठीक है? ये चीज़ आपको यहीं से पढ़नी है। फिर यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, ये होता है अपना सुपर ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना है 1.5 और ये अपने पास क्या है? ये अपने पास है पर ऑक्साइड और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या है वो 1.0 ठीक है? और ये अपना नॉर्मल ऑक्साइड है और इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। अब बॉन्ड ऑर्डर की एक ट्रिक भी होती है, वो भी आप देख लीजिए। अब जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने की एक ट्रिक भी होती है, आप ये यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं 10 से 20 तक। जैसे आपको पता है अभी ऑक्सीजन की हमने बात की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भई 16 हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं भई वैसे एक में होते हैं 7, N2 में कितने हो जाएँगे 14। तो अब इनका बॉन्ड ऑर्डर देखो कैसे निकाला जाता है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों 3। अगर 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5 ये हो जाए एक-एक कम मतलब 0.5 कम करते जाओ। ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 1 इसमें भी यहाँ घटाते जाओ। ये कितना हो जाएगा 2.5 ये हो जाएगा अपने पास 2 और ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा ऐसे यहाँ पे 1 और ये 0.5 और यहाँ पे कोई बॉन्ड ऑर्डर होगा नहीं जहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है? बात आपको समझ में आ गई है? ऐसे बॉन्ड ऑर्डर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। जैसे अपने पास C2 था,
कितने हैं? एक के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन का देखो कि यहाँ पे 2, अभी तो हमने देखा था भई वहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बन रहा था, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा था। तो आपको बार-बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग और माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ॉर्मूला याद रखने को आप याद रख सकते हो, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2-3 ये ऑर्बिटल कब ऊपर-नीचे जाएँगे, ठीक है? फिर बात आ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या-क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए? भई एक तो नाइट्रोजन का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और हाइड्रोजन का। इन केस में ही बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और किसी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अब इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो क्या जाता है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएशन होना शुरू हो जाती है। डिसोसिएशन वाले में एनर्जी बढ़ जाती है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपस में बॉन्ड बन चुके हैं। ये आप देखो अगर और सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो कोई चीज़ पानी में ज़्यादा सॉल्युबल हो सकती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? जैसे अमोनिया पानी में सॉल्युबल हो जाएगा बहुत अच्छे से क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है किसके साथ? पानी के साथ, ठीक है? हालाँकि वो एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ये भी ध्यान रखें, एक कोवैलेंट कंपाउंड है फिर भी बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। फिर एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि भई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपसे ये पूछ लिया जाता है भई H2O तो लिक्विड है पर H2S गैस है, कारण क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये तो हो गया लिक्विड क्योंकि पास-पास ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई, ये फ्री है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ये गैस हो जाता है ऐसे, ठीक है? फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि भई जो डेंसिटी है वो आइस की वो कम होती है, सॉलिड की डेंसिटी कम है और लिक्विड की ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये जो वॉइड है सॉलिड में, आइस में वो क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होती है डेंसिटी ऑफ आइस क्या हो जाती है कम हो जाती है। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं बच्चों, ये क्या हैं? इनकी स्ट्रक्चर हैं किस चीज़ की? जो आपके पास भई एचएफ कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, कई बार ये स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है। नेट के एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि एचएफ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और ये अपना H2 है, H2O का सबको पता है और कितने बॉन्ड बनाता है वो आपस में यहाँ पे 4 बॉन्ड बनते हैं। H2 और 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ता है और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं? 2, ठीक है? ऐसे अमोनिया बॉन्डिंग करता है, ठीक है? ये अल्कोहल का और ये कार्बोक्सिलिक का दिखा रखा है, तभी यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक डाइमेरिक फॉर्म में ऐसे प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? ये हम सॉलिड स्टेट में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर हाइड्रोजन 2 तरीके की होती है बॉन्डिंग, एक इंट्रा और एक इंटर। इंट्रा होती है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे देखो यहाँ पे NO2 प्रेज़ेंट था, OH प्रेज़ेंट था, OH और ये H के बीच में यहाँ पे क्या हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई या ये सैलिसिलिक एसिड में सैलिसिलिक एसिड अपना क्या होता है यहाँ पे ये COH और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो गई, ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है? इंट्रा में क्या होता है बच्चों? इंट्रा के कारण क्योंकि वो किसी और मॉलिक्यूल से तो जुड़ नहीं पाएगा, तो ये वोलेटाइल नेचर के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? वोलेटाइल, बहुत आसानी से टूट जाएँगे। इंटर में तो क्या होगा भई, ऐसे मॉलिक्यूल और जुड़ते जाएँगे आपस में तो बहुत बड़ी चेन बन जाएगी, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ रही है। फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे वो है डाइपोल मूवमेंट। क्या है डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट को आप बोलते हो Q इंटू डी, चार्ज इंटू में यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस होता है उसको आप क्या बोलते हो? वो उसको आप बोलते हो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है? अब अगर आप देखो कि जो डाइपोल मूवमेंट होती है, जो फिक्स्ड जो ज्योमेट्री होती है बच्चों, जैसे टेट्राहेड्रल में कोई है या आपके पास ट्रायंगुलर प्लेनर में कोई है, जो अपनी प्रॉपर सारी ज्योमेट्रीज़ हैं, जहाँ कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, वहाँ का जो डाइपोल मोमेंट मिलेगा, वो आपको 0 मिलेगा, ठीक है? ऑल ओवर क्योंकि सारी कट जाएगी, डाइपोल मोमेंट 0 आएगी और अपनी केमिस्ट्री में जो डाइपोल जाता है, वो पॉज़िटिव पॉज़िटिव ग्रुप से नेगेटिव ग्रुप की तरफ जाता है। किससे? पॉज़िटिव ग्रुप से नेगेटिव ग्रुप की तरफ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हमें ले रखा है किस चीज़ का? H2O और NH3 का। एक बार इनकी देख लेते हैं। H2O में अगर आपके पास ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये लोन पेयर है। लोन पेयर की हमेशा ऊपर डाइपोल जाती है। ये देखो पॉज़िटिव से नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉज़िटिव है ना, तो पॉज़िटिव से नेगेटिव, तो ऑल ओवर डाइपोल जाएगा ऊपर की तरफ,
ठीक है। ऐसे ही अमोनिया में है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, डाइपोल कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। पर जो वाटर का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि एक तो देखो आप लोन पेयर इसके पास क्या हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं, तो ऑल ओवर उसकी वजह से जाएगा डाइपोल मोमेंट। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से पोलैरिटी ज़्यादा रहेगी, तो इसकी डाइपोल मोमेंट क्या रहेगी बच्चों? ज़्यादा रहेगी। ठीक है? बात समझ में आ गई? जैसे CO2 है, CH2 है, इनकी डाइपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि देखो पॉजिटिव से नेगेटिव एक तरफ यहाँ जाएगा, ऑल ओवर कट जाएगा। ठीक है? कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। ठीक है? जैसे ये सब कुछ दे रखा है, सिमेट्रिकल चीज़ों का डाइपोल मोमेंट होता ही क्या है? 0 होता है। सिमेट्रिकल चीज़ों का जो भी ज्योमेट्री में होंगी, चाहे वो CH4 हो, चाहे वो CCl4 हो, इन सब का डाइपोल मोमेंट क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। NH3 और NF3 का कंपेयर कराया जाता है। NH3 कैसे होता है? तो ये लोन पेयर, यहाँ पे H, ये H, और NF3 कैसे होती है? NF3, ये NF3 बन गया। कहाँ से कहाँ जाता है भई? लोन पेयर का तो ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, ये ऐसे ऑल ओवर ऊपर जा रही है डाइपोल। और इसमें कैसे जा रहा है? इसमें जा रहा है, देखो ये पॉजिटिव होगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, तो कुछ ना कुछ तो कट ही जाएगा बच्चों। यहाँ पे तो सारा ऐड हो रहा था डाइपोल, यहाँ पे कुछ कट जाएगा। तो NH3 का देखो सिर्फ 0.24 होता है और अमोनिया का 1.47 होता है। ठीक है? बात समझ में आ गई ना? तो इसको आप क्या बोलते हो? ये डाइपोल मोमेंट की ये प्रॉपर्टी है। फिर सिस और ट्रांस में आपको देखो कि जो ट्रांस का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0, क्योंकि देखो पॉजिटिव से नेगेटिव ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट 0। डाइपोल मोमेंट से हम सिस और ट्रांस का पता लगा सकते हैं। ठीक है? कि कोई चीज़ से सेकंड ट्रांस है। फिर यहाँ पे आप देखो पैरा की जो मैग्नेटिक जो अपना डाइपोल होता है वो क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि कैंसल हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव का, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है? उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोल रहे हैं। फिर ऑर्थो वाले का ज़्यादा होता है बच्चों, और जो कम होती है वो मेटा की, और सबसे कम होती है पैरा की। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? फिर एक जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो रखना है बॉन्ड एंगल का। किसका? बॉन्ड एंगल का। ध्यान से बिल्कुल दिमाग इधर लगाइए, बहुत ध्यान से समझिएगा। बॉन्ड एंगल में क्या होता है? बॉन्ड एंगल, अगर देखो सेंटर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सेंटर में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट है और साइड में कुछ भी हो, हम यहाँ का चेंज होता जा रहा है, मतलब भई यहाँ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ सल्फर आ गया, सेलेनियम आ गया, टेल्यूरियम आ गया, और ये सारे हाइड्रोजन हैं। ठीक है? अगर सेंटर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका एंगल भी ज़्यादा होगा, उसका एंगल भी क्या होगा बच्चों? एंगल जो होगा वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब देखो कि अगर सेंटर एटम किसी का सेम हो, सेंटर किसी का सेम हो, भई यहाँ पे फास्फोरस है, ये फास्फोरस है, साइड में भई मैंने यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है? यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है? तो अगर साइड वाला जो, ये तो सेंटर वाला सेम है, इसको तो देख के हम कुछ बता नहीं सकते। अगर साइड वाले जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना ज़्यादा होगा, उतना एंगल कम होगा। जैसे यहाँ सेंटर वाले में जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, उतना एंगल ज़्यादा था, और साइड वाले में इसका उल्टा हो जाएगा। साइड वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो एंगल कम। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्या रखनी है? याद रखनी है, भूलना नहीं है। अब हम एमसीक्यू कर लेते हैं बच्चों इसके। देखो, आयोडीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवेलेंट, इनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट किसका होगा? फजान रूल पढ़ाया था, बताया था कि लिथियम वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। ठीक है? अब इनको बार बार एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा ना। अब देखो XeO3, इसकी आपको क्या बतानी है? इन्होंने क्या पूछा है? इनमें से पिरामिडल कौन सा है? कि एक्सियो मतलब जो ज़ेनॉन है, इनमें से स्क्वायर पिरामिडल किस स्ट्रक्चर में रहेगा? तो देखो ज़ेनॉन के पास बच्चों 8 आउटर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करेंगे भई? ऑक्सीजन हमें ये पता है भई 2 इलेक्ट्रॉन आपने 2 बॉन्ड बनाएगा, फिक्स कर लिया उसने, फिर बना देगा फ्लोरीन, ठीक है? जो ये स्ट्रक्चर साइड में भी बना रखी है, और एक बच जाएगा यहाँ पे, लोन पेयर बचेगा ना?
1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएंगे। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब देखो क्या है, ये मैच आपको करना है। NH3 कैसा दिखाई देता है? NH3 आपको पता है ना ऐसा होता है। इसको आप कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हो? ट्राइगोनल पिरामिडल। अब देखो आप ऑप्शन के साथ जाया करेंगे बच्चों, तब भी आप पेपर में सॉल्व करोगे ना, ऑप्शन पे खास ध्यान दोगे। कैसे ध्यान दोगे? क्योंकि मान लो आपका 2 ही चीज़ों में आपका आंसर निकल आया, तो आपको और निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो आप अगर ClF3 को, ClF3 क्या है? भई 7 आपके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप मान लीजिए ऐसा कुछ बना लें भई Cl और F3 कैसे बन जाएगा? भई F यहाँ पे, एक F यहाँ, एक F यहाँ और ये 2 लोन पेयर बच जाएँ, ठीक है? तो ये कौन-सी स्ट्रक्चर है अपने पास? टी शेप है ना? तो ये हो गई टी शेप। फिर बात रह गई अपने पास किसकी? SO2 की। SO2 कैसे बनेगा? भई SO2 ऐसे और इसके पास देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 ये इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए। तो जो हमने पहली वाली में पढ़ी थी वो कौन-सी पढ़ी थी? वो हमने पढ़ी थी अपने पास वी शेप, ठीक है? वी शेप पढ़ी थी। SF4 क्या बच गया? सीसो बच गया, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो क्या है? द डबल बॉन्ड इन C2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, अभी-अभी समझाया था, वहाँ एक्सप्लेन कर दिया था, दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। फिर देखो ये क्या है? द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इन एल्कली मेटल। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएँगे। मैंने प्रीवियस वाले चैप्टर में भी ये करवाया था। प्रीवियस चैप्टर मतलब जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहाँ भी ये मैंने कराया था। फिर देखो H2S इज़ मोर एसिडिक देन H2O। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो H और S का जो बॉन्ड होता है बच्चों, वो वीक होता है, आराम से वो डोनेट कर दिया जाता है और जो जल्दी H दे वही एसिड होता है, ठीक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ X इज़ स्क्वायर पिरामिडल? स्क्वायर पिरामिडल कौन-सा है? स्क्वायर पिरामिडल सबसे पहले आप समझना है क्या है? स्क्वायर बना दो पहले तो। भई ये स्क्वायर होना चाहिए, फिर पिरामिडल और यहाँ पे एक लोन पेयर हो, स्क्वायर पिरामिडल। तो अभी-अभी हमने बनाया था ना XeOF4, तो यही हो जाएगा। फिर है शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल, 6 होने चाहिए और देखो 4 तो इसने बॉन्ड बनाए हैं, 1 इसके पास लोन पेयर रहेगा, तो टोटल मुझे 5 वाली ज्योमेट्री सोचनी है। ऐसी किसमें है? ऐसी है अपने पास ये वाली, बताओ इसका नाम बताओ मुझे, ये कौन-सी है अपने पास? ये है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे लोन पेयर और ये 4 बॉन्ड यहाँ पे बना रखे हैं सल्फर ने, तो ये कौन-सी है? सीसो। फिर देखो यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन मैच करनी है। XeO3 की क्या होने वाली है? XeO3 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। यहाँ पे शेप आप ध्यान दो मत दो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर देखो ये भई O3 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड ही बनाएगा ना, तो 6 ये हो गए, 7 8। अब गिन लो कितने हैं भई? सिग्मा प्लस में लोन पेयर क्या हो कहलाता है? सिग्मा प्लस में लोन पेयर बच्चों क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो 1 2 3 और 4 मतलब sp3, 4 तो sp3 होगा। फिर XeF6 6 बॉन्ड बना रखे हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। 7 वाला किसमें होगा भई? sp3 और d3 मतलब 3 3 6 और 1 7, ठीक है? ये कितने बॉन्ड हैं? 6 और 1 लोन पेयर 7, तो ऐसा किसमें है? sp3 d3। फिर देखो XeF2, XeF2 में क्या होगा बच्चों? 2 तो ये बना रखे हैं भई बॉन्ड, ठीक है? और लोन पेयर कितने बच गए? 8 होते हैं ना टोटल, तो 2 ये 3 4 5 6 7 8। तो ये कितनी अपने को ऑर्बिटल कितने चाहिए? 1 2 3 3 4 और 5। 5 किसमें हो सकता है? sp3 d2, 3 4 अच्छा ये तो d, ठीक है? sp3d, sp3d कहाँ है? sp3d जो बच गया वो अपना ये बच जाएगा, ठीक है? फिर देखो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? इनमें से एग्जिस्ट कौन सा नहीं करता? क्या आपने नियोन के कभी कंपाउंड देखे हैं? तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर? इनमें से सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है? क्या N2 और Cl2 का सेम है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट भी लगा के देख सकते हो। 14 इलेक्ट्रॉन है तो भाई 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर ये वाला। तो नाइट्रोजन की कितनी होती है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो ये मैच नहीं करता। O2 डबल बॉन्ड बनाता है, F2 सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम नहीं है। O2 डबल बॉन्ड बनाता है, N2 ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो बच गया ये NO पॉजिटिव है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखो NH3 की वो बताओ क्या है? ये हमने कर लिया था क्या? हाँ, ये हमने कर लिया था ऊपर। फिर ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर?
मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किसकी? लिथियम की। जो सबसे छोटा कैटायन होगा उसकी मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर होगी। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। ये क्या है? सेलेक्ट द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था ऊपर। जो B2 है वो क्या है? वो है अपने पास पैरामैग्नेटिक। ठीक है। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इनमें से कौन सा sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है? देखो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और NH3 भी sp3 है। SF4 जो है वो sp3 नहीं है। ठीक है। इनमें से देखो द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विद सेम हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से सेम हाइब्रिडाइजेशन किसकी है वो आपको बताना है। ठीक है। ये निकाल लोगे बच्चों और निकाल के मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण H2O का तो ज्यादा हो गया, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं। एक्चुअल में हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो वैसे तो H2O का कम होना चाहिए था, पर यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है। तो सबसे कम पे कौन बच गया बच्चों? H2S। ठीक है। फिर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था ना साफ साफ बॉन्ड ऑर्डर के उसमें। ठीक है। जो पूरी टेबल बनी हुई थी MOT में, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर क्या है? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन विनाइल एसिटाइलिन इज। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है विनाइल एसिटाइलिन में। विनाइल ये होता है, एसिटाइलिन आपके पास ये होता है। तो आप देख लो, ये जहां भी डबल बॉन्ड होता है, देखो ट्रिपल बॉन्ड जो भी कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, डबल की होती है sp2 और सिंगल बॉन्ड की होती है बच्चों sp3। तो ये कौन सा है? कार्बन डबल बॉन्डेड है तो इसकी होगी sp2। और ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? अपना ये sp, ये भी sp, ये sp, ये sp2। तो ये वाला आंसर ठीक होगा। ठीक है।